हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, मेरे चैनल पे एनसीईआरटी की सभी क्लास की बुक्स को मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए भी बना रहे, जो जैसे कि सीटेड है, सीईटी है, यूपी टेड, यूपीएससी या किसी भी स्टेट का जो पीसीएस रहता है, जैसे एमपीएससी, एमपीएससी, यू पीपीएससी वाले, वहाँ पे हमें जो स्टेट बोर्ड्स रहते हैं उसके साथ एनसीईआरटी बोर्ड्स के बुक्स की बहुत ज़रूरी रहती है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को और इस तरह के वीडियो को बना रही हूँ। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए। तो एक और बात है कि इसमें हम केवल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे पढ़ेंगे। जो पॉइंट्स हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगते वो हम नहीं पढ़ने वाले। तो हमें मालूम है कि पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर हमें जल मिलता है, भूमि मिलती है, हवा मिलती है। भूमि यानी ज़मीन तो हर ग्रह पे है, पर जल और हवा जो ऑक्सीजन चाहिए मानव के लिए वो है कि नहीं, नहीं पता। अभी तक उसका वैज्ञानिक तरीके से हम शोध नहीं कर पाए हैं, परंतु पृथ्वी पर हमें हवा, जल और भूमि मिलती है। इस वजह से यहाँ पे जनजीवन बहुत ही आसानी से फल फूलता है। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का जो ठोस भाग है, जो ज़मीन है, उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। वैसे जो वायुमंडल भी है, वायुमंडल यानी जो पृथ्वी के आसपास जो हवाओं और गैसों से जो घेराव कर रखा है, जो पृथ्वी को प्रोटेक्ट भी करता है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। उसमें अलग अलग तरह के बहुत से गैसेस हैं। नाइट्रोजन गैस है उसमें, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितनी मात्रा में पाई जाती है आप मुझे कमेंट में बताइए। और ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे भी गैसेस है जो कि मानव के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही पेड़ पौधों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। और भी कई अलग अलग तरह की गैसेस हैं। वैसे ही पृथ्वी में जलमंडल भी पाया जाता है, जो से जलमंडल ये चाहे बर्फ़ के रूप में हो, पानी के रूप में हो जो समुद्र में हम देखते हैं, या फिर जल वाष्प के रूप में हो जो वाष्पीकरण होके बादल वगैरह बन के फिर से ज़मीन पे आते हैं बारिश की तरह से, वो हो। तो वो सभी जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे जल, स्थल और हवा एक साथ मिलकर जीवन बनाए जाते हैं जिससे जीवन पनप सके। भूमंडल क्या है? भूमंडल के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। वह भूपृष्ठ, भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है। इसमें जीवों के लिए पोषण तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल में मापा जाता है जिसे शून्य मापा जाता है। ये हमारे पृथ्वी का मानचित्र है। आप सभी देखेंगे यहाँ पे पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर, दुनिया में सबसे बड़ा महासागर है। और इस तरफ का पैसिफिक ओशन, तो ये क्योंकि मानचित्र है, ये
तो इसलिए ये एक कागज़ पे लाने के लिए इन्होंने मानचित्र को सीधा किया हुआ है। इस वजह से ये चपटा सा दिखता है, हालांकि हमारे पृथ्वी गोल है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,884 सॉरी 8,848 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियान गर्त है। आपको मैं बता दूं, ये दोनों पॉइंट, इसकी ऊंचाई तो शायद पूछ लेते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है गर्द, मारियाना गर्त और एवरेस्ट, ये दोनों एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर है। तो आप इसे नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए। अच्छा, ये मारियाना गर्त है, इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर। महाद्वीप, पृथ्वी का 7 महत्वपूर्ण महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं। जो महाद्वीप हैं वो जल राशि को अलग करते हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। और इसमें से बहुत सारे तो उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। एशिया विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कौन सा? एशिया। 1/3 भाग। यह महाद्वीप पूरे गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में है तो हम पढ़ चुके हैं। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ये एक और पॉइंट है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। देखिए, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया को अलग कौन सा पर्वत करता है? तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। और एशिया और यूरोप को एक साथ हम क्या कहते हैं? तो यूरेशिया कहा जाता है। और साथ ही एशिया ये 1/3 भूभाग में फैला हुआ है। पृथ्वी के कुल 1/3 भूभाग में फैला हुआ है, यानी एशिया सबसे बड़ा भूभाग है पृथ्वी का। यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन हो चुके। अच्छा, नेक्स्ट, यूरोप एशिया का सबसे छोटा, यूरोप एशिया में सबसे छोटा है। सॉरी, यूरोप एशिया से सबसे छोटा, यूरोप से छोटा है। यह कहना है कि एशिया आता है, उसके बाद यूरोप आता है, उससे छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिमी स्थित है। एशिया के पश्चिम में स्थित जो भूभाग है उसे यूरोप कहते हैं। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यूरोप से कौन से वृत्त होकर गुजरती है? आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। यह तीनों तरफ से जल से, पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में आप ऐसे इसकी स्थिति देख सकते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये येलो कलर का जो भूभाग है, येलो कलर का भूभाग, ये एशिया है, ये यूरोप है, जो तीनों तरफ से
पानी से घिरा हुआ है। और ये यूराल पर्वत, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि एशिया और यूरोप को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो ये है यूराल पर्वत। यहीं पे आपका 10-12 क्वेश्चन हो गए और ये आप इसे 2-4 बार सुनेंगे ये वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। अफ्रीका एशिया के बाद का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमने एशिया पढ़ा, फिर यूरोप पढ़ा, अब अफ्रीका आप जानते हैं वो दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त यानी 0 अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य से होकर गुजरता है, यानी कि अफ्रीका को विषुववृत्त लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटती है। अफ्रीका का बहुत सा बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जैसे कि आपने मानचित्र में देखा है, ऐसा महाद्वीप जिसमें से होकर कर्क रेखा, वृषभवृत्त रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, विषुववृत्त रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा या इस पर से होकर गुजरती है। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पे सबसे गर्म जो रेगिस्तान है वो अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये क्यों ऐसा होता है, तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं। जैसे ये अफ्रीका है, ये तो बहुत ही आसान से बता रही हूँ। हवाएं चलती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, जब पृथ्वी घूमती है इस तरफ से, तो जब वाष्पीकरण के लिए जो बादल बन के आते हैं वो सभी इस एरिया में, लगभग इस एरिया में पानी अपनी वर्षा करती रहती है। लेकिन लगभग जो ये इस तरह का एरिया है, आप देखेंगे कि हर महाद्वीप के पश्चिम साइड की तरफ ही रेगिस्तान पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि हवाओं के कारण ये यहाँ पाया जाता है। मैं आपको ये सविस्तर से विस्तृत रूप से अगले किसी वीडियो में बता दूँगी। सहारे रेगिस्तान के बारे में बोल रहे थे हम कि ये अफ्रीका में सबसे गर्म रेगिस्तान है और महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। और विश्व का सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त रेखा के किन भागों से होकर गुजरती है। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि मानचित्र इस तरह से है। तो आप देखिए, ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त वृत्त ये है, मकर रेखा ये है, कर्क रेखा, तीनों गुजरती है। नील नदी भी दिखाई गई है और सहारा मरुस्थल भी दिखाया गया है। जो ये देखिए यहाँ पे जो कर्क रेखा है उसके आसपास ये सहारा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, यह दक्षिणी अमेरिका में एक सक्रिय स्तन से गुजरता है। इसे पनामा स्थल संधि भी कहा जाता है। जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो भूभाग जोड़ा जाता है, एक उसे पनामा जल संधि भी कहा जाता है। यहाँ पे हम इस मानचित्र में देखेंगे, ये जो जल संधि है वो पनामा जल संधि है। उसी तरह से हमारे भारत में भी एक जल संधि, ये जो इसे पाक स्थल कहा जाता है।
पानी का सकरा भाग जो होता है, दो बड़े बड़े जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे को जोड़ता है, तो उसे जल संधि कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में भी जल संधि है। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भी जल संधि से ये जुड़ा हुआ है। जल संधि क्या होती है? तो ये स्थल का एक संकरा सा भाग रहता है जो दो बड़े बड़े जो भूभाग रहते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे पूर्व और पश्चिम की ओर में कौन से दो महासागर स्थित है? तो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा अमेजन नदी है, अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये किसी और भूभाग से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे आप देखें, हमने देखा कि एशिया और यूरोप जुड़ा हुआ है, अफ्रीका भी बहुत ही नज़दीक है इसके, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका भी जुड़े हुए हैं जल संधि के कारण। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इस वजह से ये पूरी तरीके से इन सभी जो महाद्वीप से अलग थलग तो है ही, पर ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीप महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। अंटार्कटिका एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थान है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमारी मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है, क्योंकि ये अटलांटिका दक्षिणी ध्रुव में है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और आपने देखा होगा जब उत्तरी नारायण अनाताय रहता है तब उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 6 महीने तक रहती नहीं है। इस वजह से यहाँ पे बहुत मोटी परतें बन जाती है बर्फ़ की। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव इस क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमारी हमेशा यहाँ मोटी बर्फ परत से ढका रहता है, और यहाँ किसी भी प्रकार के स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत सारे देशों ने यहाँ पे अपना केंद्र शोध यंत्र केंद्र बनाए रखा है। भारत ने भी अपने शोध संस्थान यहाँ पे बनाए रखा है। तो भारत का जो शोध संस्थान है उसका नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। अब जलमंडल हम पढ़ रहे हैं, तो जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% यानी कि 71% भाग जल से पानी से घिरा हुआ है, और 29 यानी 29% भाग स्थल है। स्थल है यानी ज़मीन है, यानी आप समझ रहे 71 और 29, 1 के 100 हुए, 100 हुए, तो 71 यानी कितने 71, और 29 यानी 29 में भूभाग है और 71% जल भाग है पृथ्वी पर। जलमंडल में जब जल के सभी रूप उपस्थित हैं, यहाँ महासागर है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, हिम नदियाँ हैं, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प की सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में 97% 97% से भी अधिक भूभाग महासागर में पाया जाता है। जो जल है वो 97% से भी ज़्यादा वो महासागरों में पाया जाता है। यानी पीने का जो पानी है ये बहुत 2-2.5% से के लगभग ही है पृथ्वी पर।
इतना और ये पानी जो हम महासागरीय पानी रहता है वो खारा पानी रहता है, ये आप को जानते हैं। ये मानचित्र, ये जो चित्र है ये हमें ये बता रहा है कि सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है, महाद्वीप कौन सा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आप देखेंगे कि इस हिसाब से आप जो बच्चों को बताएंगे कितने चौकोन है, उस हिसाब से वो उतना बड़ा है। मानव के उपयोग में न आने वाली जो महासागर है वो शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ के परतों में भी है, बर्फ बना हुआ है। बहुत सा जो पानी है वो बर्फ रूप में भी पृथ्वी में पाया जाता है। महासागर जलमंडल का एक बहुत ही बड़ा भाग है और ये हमारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः महासागर 5 महासागर में हम बांट सकते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर जो भारत इंडिया के दक्षिणी छोर पे है वो हिंद महासागर तीसरे नंबर पे आता है। हिंद दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर ये 5वें नंबर पे आता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसकी जो गहराई थी मैंने आपको बताया था, ये 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आप चित्र में देखेंगे कि प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति को पता चलता है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा का एस आकार का शेपलिंग की तरह है। इसमें पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित यानी आप देखेंगे ये जो मानचित्र दिखाया है यहाँ पे, ये जो चित्र दिखाया है ये बहुत ही ऐसे कटा फटा सा, इसे हम दंतुरित कहेंगे। यह अनियमित तथा दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है जो कि भारत है। यह हमारे महासागर लगभग ये जो हिंद महासागर है त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर तथा को चारों ओर से घेरता है। यह अटलांटिक महासागर से उत्तर की ओर 60 अक्षांश दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। इसे बेरिन जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। बेरिन जल संधि, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो आज हमने भूभाग और जल के बारे में पढ़ा है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।